हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आपकी स्टडी, आपकी तैयारी, आपका संकल्प कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। संघर्ष करते रहना, सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि हमें ज़िंदगी में जब तक हमारी सांसें हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। हमें हमारी चाहे जॉब हुआ, कुछ भी हुआ, हमें क्योंकि अपने जीवन से हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी मित्र टीजीटी, पीजीटी या केबीएस, पीजीटी बायोलॉजी या आपका जीआईसीएलटी आने वाला है, जो भी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, हमारी क्लासें चालू हो गई हैं बायोलॉजी की। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मित्र आपके सहपाठी है, चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं। टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, प्रश्न लिया हमने पहला प्रश्न आपका, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए गतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है। वहाँ से अपेक्षा की जाती है कि ये ऑप्शन है आपका, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्राकृतिक का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जाती है, स्कोर गुड ग्रेड्स। बी ऑप्शन कह रहा है, वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अच्छा है। सी ऑप्शन कह रहा है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें और उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाए। अगर हम इन प्रश्नों की सारे की बात देखें, कौन सा आंसर आपका सटीक है, तो जो कि हमारा जो प्रश्न जा रहा है, इशारा कर रहा है बी की तरफ। देखिए, प्रश्न बी कह रहा है आपका कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्या हमारा सीबीएसई द्वारा ये कहा है, तो बी आंसर ही सही है इसका। क्योंकि सीबीएसई ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील शिक्षण के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उसे अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखने की कोशिश करें। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी की तार्किक क्षमता के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की भी प्रक्रिया को बल प्रदान किया जाए। दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अगर हम लेव वाइगोस्की की बात कर लेते हैं, सामाजिक की बात कर लेते हैं, तो आपका सक्रिय अनुकूलन है या पारंपरिक मिश्रण है या सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर उन्होंने जिज्ञासा प्रस्ताव कहा था कि उन्होंने पारंपरिक मिश्रण, बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि पारंपरिक जो मिश्रण है आपका वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इसका निहितार्थ या संयोगात्मक समस्या समाधान है। अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देश अनुसार अपने विद्यार्थियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें वो सीखने की कोशिश करते हैं, देखना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, एक शिक्षिका अपने कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के पदार्थ कार्य का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि तृतीय शिक्षार्थी अधिक प्रभावशील ढंग से शिक्षक है। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। देखिए, जो कोहलबर्ग के कितने नैतिक विकास दिए थे, पहला है आपका औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था। यह बी ऑप्शन है, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा
ये तो नहीं हो सकता। पूर्व औपचारिक चरण एक दंड परिवर्तन या डी ऑप्शन क्या रहेगा, पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनियम। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो कॉल भर का अगर हम प्रश्न की बात कर लें, नैतिक विकास के किस चरण की ओर संकेत दे रही है, तो औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। देखिए 4 कानून आपको ध्यान रख के चलना है, तो ये ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि कोलबर्ग के नैतिक विकास में औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही है, क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत वह ये मानता या मानदंड कि विद्यार्थी को दिया जाता है ताकि तर्क संगत ढंग से वितरित किया जाए तो कार्य का समाधान अधिक प्रभावशाली होगा और उनके आपसी विचारों में भी कानून और व्यवस्था नैतिकता का विकास होगा। चौथा प्रश्न आपका, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वयं नियंत्रण व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वयंदत्ता या किशोरावस्था में अक्कड़पन या परिपक्वता। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो स्वयंदत्ता बी आंसर सही है, स्वयंदत्ता, क्योंकि ये स्वयंदत्ता को विकसित कर रही है क्योंकि वह अपने आंतरिक अनुभवों से प्रेरित है और वह अपने क्रियात्मक एवं स्वयं नियंत्रित कर्तव्यों की भावना को विकसित कर रही है, जगाना चाह रही है, ताकि प्रस्तुत कार्यों को न केवल बेहतर संपादन किया जाए ताकि संपादित कार्य में कुशलता को भी समावेशन हो जाए। 5वां प्रश्न आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए, ये तो फिर आंसर हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और सी कह रहा है जिज्ञासु विद्यार्थी को स्वभाव अंतर्निहित नहीं अपितु तो उसका कर्षण नहीं। कक्षा में विद्यार्थी को निरीक्षण करना चाहिए ना कि नहीं, ये तो सब हमारे आंसर नहीं हो सकते। हमारा तो बी आंसर ही सही है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि जॉन डीवी इस बात को यकीन करते हैं कि बिना विद्यार्थियों को सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा और बिना प्रचार प्रसार के समाजीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। छठा प्रश्न आपका, भाषा अपबोधन से संबंध विकार है। चालाघात, पठन वैकल्प, बक संबंध रोग या भाषाघात। एप्रेक्स, डिसलेक्स, एस्पेक्सिका या एफेसिया। भाषा बोधन संबंध विकार है तो हमारा क्या है, भाषाघात। डी ऑप्शन इसका सही है छठेगा, क्योंकि भाषाघात अवबोधन के संबंध में विकार है, क्योंकि इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत संबंध नहीं है। थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस, ये शोधारित नहीं है। ये विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं या इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें, इनमें कौन सा आलोचना नहीं है, तो देखिए शोधारित नहीं है, तो ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपना विशेष प्रदर्शन करते हैं। तो इस 7वें प्रश्न की हम बात कर लें तो 7वें का ये तीसरा ही सही है, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र से में ही अपनी विशेष प्रदर्शित करते हैं,
जैसे दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत की इस अवधारणा पर आलोचना की जा सकती है कि विभिन्न विद्यार्थियों की बौद्धिकता क्षमता भिन्न भिन्न होती है, उनके विकास के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। 8वां प्रश्न आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत को भेद नहीं माना जा सकता है, भेद नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट परीक्षाओं के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देते। ये केवल अब्राहम मौसले के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभावनात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल सुगबंध नहीं है। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, नहीं माना जा सकता, तो ये है विशिष्ट परीक्षा का अभाव में विभिन्न बुद्धियालियों का मापन संभव नहीं है। तो ये आंसर सही है 8वें का, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वेद नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षाओं के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है क्योंकि इसके कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। 9वां प्रश्न आपका, कक्षा में विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विविधतापूर्ण कक्षा में नियंत्रण करने की आवश्यकता। बी ऑप्शन कह रहा है कि हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर विरोध उत्पन्न होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है अनुयुक्त क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों को स्तर पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करता है। अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। अगर प्रवृत्त करते हैं तो डी आंसर सही है, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विभेद लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थी की संज्ञानात्मक रचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ज्ञान की सीमा को बढ़ाना और समाजीकरण की प्रक्रिया का पाठन होता है, न कि उनमें समाजीकरण को विकसित करना। दसवां प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया है ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों को शक्ति का विवेक केंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। नहीं, विद्यालयों को उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, ये तो नहीं है। डी ऑप्शन कहते हैं विद्यालय में अपने क्षेत्रों में विद्यालय न कि विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्ट का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लें तो सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण, देखिए सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, बी आंसर इसका सही है, क्योंकि विद्यालय आधारित आकलन इसलिए प्रारंभ किया गया है ताकि सभी विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। किसी भी विद्यालय का पूर्ण उद्देश्य विद्यार्थी के सामाजिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि तर्क क्षमता पैदा हो सके। 11वां है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। प्रश्न तो आपको स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, डी आंसर सही है। स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना की किए गए विकल्पों में संबंध नहीं है क्योंकि ये आकलन स्वयं में विधिता बौद्धिक मूल्य के तार्किक स्तर को इशारा करता है। बारहवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशेष क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है?
तो हम बात कर लें, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? या पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णय क्षण कौन सा था? या जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। यह आपका डी ऑप्शन है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को मापने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की, तो आपका 12वां प्रश्न चौथे प्रश्न की तरफ इशारा कर रहा है, तो चौथा ही सही है। क्योंकि 12वां प्रश्न कह रहा है विकल्प 4 का प्रश्न आपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। बाकी जो प्रश्न आपके किसी का परिणाम या सर्वाधिक मुख्य या विश्लेषकता की ओर नहीं इशारा कर रहा है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभाव कार्यविधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? तो आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। बी ऑप्शन है, बढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करेंगे। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहेंगे। और आपका डी ऑप्शन है, इस बात पर बल देना कि उनकी आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। तो ये आंसर, विश्वास अभिव्यक्त करेंगे, तो ये आंसर सही है। क्योंकि यदि हम किसी भी विद्यार्थी को गुणों में, उसकी क्षमता से, उसके व्यक्ति में यकीन रखते हैं तो उसकी सफलता के प्रति अवश्य अभिव्यक्त करते हैं, ताकि विद्यार्थियों को सफलता में पूर्ण सफलता मिल सके। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? अब नहीं निकालना हमें। आत्मविभोग, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघातज मान तनाव, या न्यून अवबोधन सक्रिय विकास। अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें, 14वें प्रश्न देखते हैं, नहीं है, तो हमारा आत्मविभोग भी है, प्रमस्तिष्कघात भी है। सी ऑप्शन सही है इसका, अभिघातज तनाव नहीं है। क्योंकि पर कह रहा है कि हमारा अभिघात तनाव पोस्ट तनाव विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि बालक के विकास की प्रक्रिया में अनेक बीमारियां पाई जाती हैं। इसमें आत्मविभोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण से अनजान रहता है, तथा प्रमस्तिष्कघात के दौरान बच्चों में संवेदनशील का लोप हो जाता है और उनमें शारीरिक अक्षमता का विकास होता है। इसी प्रकार न्यून अवबोधन सक्रिय प्रक्रिया के दौरान बच्चा किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करने में अक्षम होता है। 15वां प्रश्न आपका, बहुत शिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीक तथा परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो हमें ये बात कर लें, सार्वभौमिक अधिगम रूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, या पारस्परिक शिक्षण। अगर 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो विभेदित अनुदेशन, सी आंसर ठीक है इसका। क्योंकि बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीक वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीक तथा परिवर्तनशील जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप विभेदित अनुदेशन में संबंध है। क्योंकि इस संदर्भ में विभेदित अनुदेशन की प्रक्रिया का सफल तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगम कर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो 16वें का ए ऑप्शन कह रहा है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक। बी ए, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं।
सी ऑप्शन है अपनी उच्च स्तरीय संवेदन के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगर हम सॉल्विंग की बात करें तो सी आंसर सही है, क्योंकि वे उच्च संवेदनशील कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अपने उच्च स्तरीय संवेदनशील के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित, क्योंकि प्रतिभाशाली अधिगम में उच्च वर्ग की अवस्था में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने में भी किया जा सकता है। 17वां प्रश्न, विद्यालयों में समावेशन मुख्य केंद्रिता होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए मति सूक्ष्म के निर्माण पर नहीं, केवल नियोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण देना, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर नियोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर हम 17वें प्रश्न की बात करें तो 17वें प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म के निर्माण पर, ये आंसर सही है इसका, क्योंकि विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रतिपादनों के निर्माण पर केंद्रित होता है। जैसे विद्यालयों के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए योजना का निर्माण किया जाता है, किंतु कई कभी ऐसी परिस्थितियों का भी जन्म होता है कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय के ऊपर ही आ जाती है। 18वां प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? निस्सहायता का कारण क्या है? इस व्यापार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। अगर हम 18वें प्रश्न की बात करें तो इस व्यापार में अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके, ये आंसर ठीक है 18 का, क्योंकि इस व्यापार में अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण, क्योंकि निस्सहायता से तात्पर्य है कि इस स्थिति में व्यापार से है जिसमें मानसिक रूप से सफलता को लेकर अनिश्चितता या नकारात्मक स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। 18वां प्रश्न 19वां, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उनके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर व उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। अगर हम 19वीं बात कर लें तो वह अध्यापक को घनिष्ठ संगति में कार्य करे, ये आंसर ठीक है इसका, क्योंकि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता है तो परामर्श दिया जा सकता है कि वे अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में लगातार उपस्थितता निरंतर श्रेणी प्राप्त करते हैं। बीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्ररूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। अगर हम समाधान समस्या की हम बात कर लेते हैं तो हमारा क्या नहीं, देखिए अंतर्दृष्टि ये नहीं करती, ये ऑप्शन सही है भी इसका, क्योंकि अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, क्योंकि ये अंतर्दृष्टि का सामान्य संबंध किसी विषय वस्तु के संबंध से किसी भी विशेष कारण अथवा प्रभाव से समझने में से है, जबकि अन्य सभी विकल्प मानसिक प्ररूपता, मोर्चाबंदी एवं निर्धनता किसी न किसी समस्या से समाधान में बाधक है। 21वां प्रश्न आपका, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? यह बच्चों को पाठ समझाने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को महत्व को पुनः बालित कर रही है, वह विद्यार्थियों को समर्थन अनुकूल स्मरण को प्रेरित कर रही है। अगर हम 21वें प्रश्न की बात कर लें तो ये आंसर क्यों जा रहा है? क्योंकि बच्चों को पाठ समझाने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, ये आंसर सही है इसका।
क्योंकि शिक्षिका बच्चों को पाठ समझाने में, स्वयं शैली विकसित करने में उसकी सहायता कर रही है, क्योंकि वो समझकर उसे सच्चे रूप से लिखने में समर्थ हो सके। 22वां प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता। 22 की बात कर लेते हैं तो ये विकासात्मक, सी आंसर ठीक है इसका, क्योंकि दोनों बच्चे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं, क्योंकि विकासात्मक त्रुटि के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई समस्या त्रुटि का समाधान उनके द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा हो सकती है या नहीं भी हो सकती। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता या संज्ञान प्रतियोगिता। अगर 23 की बात कर ले हमारी, तो संज्ञान भावना, ये आंसर सही है इसका, क्योंकि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करना संज्ञान भावना से संबंध को स्पष्ट करता है, क्योंकि तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावना और किसी भी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। 24वां प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्तितात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूलन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? वह उपशमक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगर हम 24वें प्रश्न की बात करें तो दूसरा आंसर सही है, क्योंकि विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अध्यापक के लिए परामर्श के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करें ताकि किसी भी अन्य विकल्प को चुनने की सलाह देने का कुशल विशेष द्वारा किसी भी कार्य प्रक्रिया को अपनाए बच्चों को क्रमिक और दीर्घकालिक आत्मविश्वास निर्माण में परिस्थिति परामर्श करेगा, या करता है नहीं करेगा। 25वां प्रश्न, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ये ऑप्शन की बात कर ले, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी ऑप्शन है आपका। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, तो ये आंसर ही ठीक है, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनने के लिए सबसे कम प्रेरक उपाय होगा उसके द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। 26वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत कर या मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करें? बेंडूरा, मोसले, स्किनर या पियाजे। तो कौन सा आपका बी आंसर सही है, मोसले, क्योंकि मोसलो ने विकासात्मक मॉडल में 8 क्रमिक स्वप्नों को स्पष्ट किया गया, जिसमें से उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे अपने बुद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। 27वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए भागी परीक्षाओं की संख्या को बढ़ा देना, या अध्यापकों द्वारा बच्चों को समस्या को बढ़ावा या सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पद्धति पर टिके रहना। अगर हम 27 प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बी अध्यापक द्वारा बच्चों को समस्या को बढ़ावा या सहायता देना, बी आंसर ठीक है इसका, क्योंकि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वयं सत्ता बढ़ा देने के लिए अध्यापक के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियां भी अपने सीखने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, जैसे बच्चों को किसी भी विषय पर आपस में वाद विवाद करने की स्वयं सत्ता हो। 28वां, परिपक्व विद्यार्थी।
इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन भावना को कोई स्थान नहीं, अपने बौद्धिक के साथ अपने सभी प्रकार के दूतावास शीघ्र समाधान करते हैं, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन के विचलित नहीं होते। अगर हम 28वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो अपने अध्ययन में कभी कभी वह भावनाओं को भी सहायता चाहते हैं, तो सी आंसर सही है। क्योंकि 28वें का परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेना चाहते हैं और भावनाओं दोनों रूपों से परिपक्व लेने के लिए निर्णय लेते हैं। 29वां प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। अभी तो उसके कंधे पर गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यापारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप होता है, या विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। तो डी आंसर इसका सही है। क्योंकि विभेद या एकीकरण विकास के लक्षण हैं, इसके इस व्यापारिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार हो सकता है, क्योंकि विकास प्रक्रिया जिसमें बच्चे को विभिन्न स्वप्नों और लक्षणों के गुजरना पड़ता है, उन्हीं लक्षणों के कारण ही पहली बार आया बच्चा और दूसरी बार आया बच्चा यद्यपि एक ही है किंतु उसकी प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं, जो विकास के कारण हुए परिवर्तन को उसके व्यापार और क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट होता है। 30वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतुरतात्मक को प्रभावित करता है। यह गोद लिए गए बच्चों को आईक्यू गोद नहीं, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, विद्यालय बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम 30वें प्रश्न की बात करें तो पहला ही आंसर सही है, क्योंकि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश गुणवत्ता के प्रति प्रतुरात्मक प्रभावित करता है। क्योंकि आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतुरात्मक को प्रभावित करती है, यही कथन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करती है, जिससे वह आनुवांशिकता को प्रभावित करती है। ये रहे फ्रेंड्स आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न आपके। इसके बाद में फ्रेंड्स बायोलॉजी क्लास रहेगी आपकी, टारगेट रहेगा बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में हम टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, पीजीटी और जीआईसी, एलटी की क्लास करा रहे हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय दोस्तों।